बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार है जो कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हम उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वोट सेरेमनी होगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, उस पर आधारित है और वो मुद्दा है छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने जो अपनी स्टडी की है उसके मुताबिक 7 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन इंतजार अभी भी बाकी है, सस्पेंस कायम है। कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर लगातार कयासों का दौर जारी है। कल जब पर्यवेक्षक आएंगे तो ये चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नाम की घोषणा दिल्ली से होगी, पर्यवेक्षक भी बंद लिफाफे में नाम लेकर चले जाएंगे। भाजपा में आमतौर पर होता यह है कि नाम सामने नहीं आ पाते, सूत्रों से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में एक अंधेरा कुहासा सा छाया हुआ है, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे अपने विश्लेषकों के विश्लेषण की रोशनी में। तो आज की चर्चा हम इसी पर आधारित करने वाले हैं कि 7 दावेदार, इंतजार लगातार जारी है, तो वो कौन दावेदार है जिसका भाग्य खुलेगा, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। मिल लेते हैं मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ है। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे चुनावी विश्लेषक लगातार जुड़े हुए मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं राजेंद्र वाजपेयी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो लगातार हम बता रहे हैं कि कौन कौन दावेदार है और दावेदारों के जो 7 नाम हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला नाम, बड़ा नाम, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वही हो सकते हैं, वो पुराने अनुभवी भाजपा के दांव हैं। तो वो पहला नाम है डॉक्टर रमन सिंह का। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से इस बार भारी मतों से जीतकर सामने आए हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी इसलिए भी बनती है क्योंकि 15 साल उन्होंने सरकार को चलाया है, प्रशासन के एक एक अनुभव को वो के अनुभवी हैं। इसके अलावा एक बड़ी जीत भी दर्ज की है और उन पर जो आरोप कांग्रेस लगाकर जीतने की कोशिश कर रही थी उसे जनता ने नकार दिया। तो एक स्वाभाविक रूप से दावेदारी डॉक्टर रमन सिंह की बनी हुई है। हमारे विश्लेषक जो जुड़े हुए हैं एक एक करके प्रतिक्रियाएं उनकी लेते हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध दुबे जी, रमन सिंह के बारे में क्या आपका आकलन है, कितने मजबूत दावेदार उन्हें माना जाए? देखिए, जहां तक के आप डॉक्टर रमन सिंह जी की बात कर रहे हैं तो उनके जो अनुभव से हम चलें तो सबसे पहले जो है वो विधायक बने, फिर उसके बाद कुछ ऐसा संयोग बना कि केंद्र सरकार के वो मंत्री बने। केंद्र सरकार के में मंत्री रहने का अनुभव रहा। फिर उसके बाद 2003 का समय आया, भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि यहाँ पे उसको सत्ता मिले, तो उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया। मतलब संगठन का भी डॉक्टर साहब को वृहद अनुभव रहा। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2003 के चुनाव के बाद वो सीधे फिर वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के रूप में एक नहीं, मतलब यह है कि उनका जो है 3 कार्यकाल रहा और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। इस तरीके से देखा जाए तो उनका केंद्र का अनुभव, संगठन का अनुभव और 3 बार का मुख्यमंत्री का अनुभव बहुत व्यापक अनुभव है। और दूसरी बात यह है कि केवल मुख्यमंत्री बन जाना ही पर्याप्त नहीं होता। मतलब यह है कि जब हमने विधानसभा में कई बार देखा, मोहन जी आपने भी देखा और मैंने भी देखा, हम दोनों मौजूद रहा करते थे, तो जब विपक्ष की ओर से जब सवालों के तीर चला करते थे
तो उसका बहुत खूबसूरती से जवाब डॉक्टर साहब दिया करते थे। मतलब जो है सवालों को फेस करने की जो है डॉक्टर साहब में अद्भुत क्षमता है। और दूसरी बात एक ये है कि कभी हमने जो है उनको किसी भी जो है सवाल पे और किसी भी क्षण में उत्तेजित होते ही नहीं देखा। मतलब हर चीज को, हर परिस्थितियों को बहुत कुशलता से सामना करने की क्षमता है। सिर्फ हो ये गया कि तीसरे कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी थी, ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए, अफसर हावी हो गए, तो उसका क्या है कि जो भी हो तो सारी चीजों की गलतियां जो थी उसका दोष जो है डॉक्टर रमन सिंह जी पे मढ़ दिया गया। लेकिन एक चीज और है, उम्र जो है राजनीति में थोड़ा सा मायने रखती है, और आज ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर साहब जो है 70 के ऊपर के हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर ये भारतीय जनता पार्टी में एक नया जो चला हुआ है, जो अब मोदी जी की पार्टी और शाह जी की पार्टी में, कि नई लीडरशिप तैयार करना। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ साथ जो है वहां पे नई लीडरशिप पर भी विचार हो रहा होगा। लेकिन आपका सवाल जो है डॉक्टर रमन सिंह जी को लेकर है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी निश्चित रूप से बहुत प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री के। ठीक है, प्रबल दावेदार हैं। मुरारी जी कितने सहमत होंगे? मुरारी जी, एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा साफ सुथरा, सादगी भरा, उसका फायदा लेने की कोशिश लोकसभा चुनाव में, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए मोहन जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। डॉक्टर रमन सिंह जी स्वाभाविक दावेदार हैं, इसमें किसी की भी दो राय नहीं हो सकती। वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे और पार्टी लाइन पर चलने वाले नेता हैं, हमेशा एक अपने आप को कार्यकर्ता मान के चले और उनके में कोई कमी दिखती नहीं है। या आप मान के चलिए मोहन जी, आप कोई कमी अगर खोजने जाएंगे कि डॉक्टर रमन सिंह जी में कमी क्या है, क्यों उनको नहीं बनाया जाएगा, ऐसी कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे आज भी डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन मामला अटकता कहां पे है, कैसे मतलब और भी दावेदार सामने आ रहे हैं या उनके नाम आ रहे हैं। देखिए, जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने मोहन जी, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये बहुत बड़े नेता नहीं थे छत्तीसगढ़ के। उस समय दिलीप सिंह जुदेव जी को मुख्यमंत्री लगभग तय माना जा रहा था। रमेश बैस जी बहुत सीनियर लीडर थे, शिव प्रताप सिंह जी बड़े बड़े सीनियर लीडर थे, बलिराम कश्यप जी बहुत बड़े नेता माने जाते थे। ऐसे कई ऐसे नेता थे, लेकिन एक बार के एमएलए और एक बार के सांसद, जहां तक मेरे को ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने नए और कम अनुभवी नेता को मुख्यमंत्री बनाया। क्या दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करने जा रही है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है मोहन जी, मोदी जी और अमित शाह हिंदुस्तान में एक नई राजनीति और एक नई पर पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति में स्थापित करते चले जा रहे हैं। मनोहर खट्टर जी देखिए, आप बिल्कुल नए एमएलए बने और सीएम बन गए। विजय रूपाणी जी पहली बार एमएलए बने, पहली बार सीएम बन गए। भूपेंद्र पटेल जी पहली बार एमएलए बने, पहली बार सीएम बन गए। हेमंत बिश्व शर्मा जी कांग्रेस बैकग्राउंड के, सीधा मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया 5 ही साल में। मतलब अगर ये देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह जी को अगर नहीं बनाना होगा तभी वो नहीं बनेंगे। और फिर एक समीकरण और बनता है मोहन जी, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा कि 3 राज्यों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इसमें है राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीनों के नाम, तीनों की चर्चा मैं इसलिए संक्षेप में करना चाहता हूं कि तीनों की मुख्यमंत्री की कड़ियां आपस में जुड़ी होंगी। अगर राजस्थान में आपका कोई ट्रैवल आ गया या ओबीसी आ गया तो मध्य प्रदेश में नहीं होगा, और मध्य प्रदेश में अगर कोई ओबीसी हो गया तो छत्तीसगढ़ में सामान्य होगा। तो मेरे को यह लगता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का नेता बनेगा चीफ मिनिस्टर। अगर आप मोटा माटी मेरा अनुमान अगर समझे, ये कोई आकलन नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं, एक विश्लेषण रमन सिंह की संभावना मतलब 50-50 है, एकदम कंफर्मेशन जैसी स्थिति नहीं है। रमन सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन अगर पार्टी ये चाहेगी कि बदलाव करना है, अब हमको नए लोगों को मौका देना है, तभी डॉक्टर रमन सिंह जी हटेंगे, अन्यथा रमन सिंह जी के सीएम नहीं बनने का और कोई कारण मैं नहीं देखता। ठीक है, चलिए अब दूसरे दावेदार की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस बार महिलाओं के वोट ज्यादा मिले हैं और महिला को आगे बढ़ाने की बात हर मंच में पीएम मोदी कहते आए। इसलिए दावेदारों में एक बड़ा नाम डॉक्टर रमन सिंह के भी करीबी, और अचानक इनको जो पद देकर भाजपा ने नवाजा है उसके पीछे के कारणों की वजह से
एक बड़ा नाम है लता हुसैंडी का, कोंडागांव से जीत कर आई हैं, मोहन मरकाम को हराया है। लेकिन जब ये हाशिए में पड़ी हुई थी चुनाव हारने के बाद, उन्हें अचानक चुनाव के कुछ महीने पहले ही पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया जाता है जिनको बड़ी जिम्मेदारी देती है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए हैं, सरोज पांडे, डॉक्टर रमन सिंह और लता हुसैंडी। जब लता हुसैंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए हमने इन्हें दावेदारों की श्रेणी में दूसरे नंबर में रखा है। इसकी चर्चा शुरू करते हैं और अपने जो विश्लेषक हैं उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अनिरुद्ध जी, लता हुसैंडी कैसा नाम देखते हैं? हम देखते हैं कि इनको काफी कोशिश की गई, बीजेपी ने हर बार इनको मौका दिया, हारने के बाद भी इनको मौका मिलता रहा, 2-2 बार चुनाव लड़ाया हारने के बाद भी। अब इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर दावेदारों की श्रेणी में रखा गया है। लता हुसैंडी जी का नाम जो है वरिष्ठता की सूची में अब लिया जाने लगा है, क्योंकि जो है मतलब भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी और बस्तर में ग्रास रूट में काम करने वालों की जो गिनती होती है बड़े नेताओं में, उनमें लता हुसैंडी जी का नाम आता है। और निश्चित रूप से और एक चीज और है लता हुसैंडी जी के साथ कि वो छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो लता हुसैंडी जी मंत्री भी थी, महिला बाल विकास मंत्री, खेलकूद मंत्री। और लेकिन लता हुसैंडी जी के साथ जहां तक मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री रहे, थोड़ी सी आक्रामकता की जरूरत होती है। मैं अभी डॉक्टर रमन सिंह जी का मैंने जिक्र किया, मतलब यह है कि ऐसा देखा जाए तो बोलने में भले वो आक्रामक नहीं थे, लेकिन उनके जो फैसले थे, उनके काम में जो है आक्रामकता झलकती थी, बड़े बड़े कई डिसीजन होते थे, सारी चीजें। और क्या है कि लेकिन एक चीज बैलेंस इस तरीके से हो जाती है कि अगर कहीं कोई मुख्यमंत्री रहे, थोड़ा सा सोबर रहे और चीजें जो है मतलब, तो उसमें क्या है कि सलाहकारों की भी कभी कभी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो माना यह जाता है कि जो लता हुसैंडी जी जो हैं वो अकेले चलने वाली पॉलिटिशियन नहीं है, उनके दाएं बाएं जो है एक समझदार जो है मतलब थिंक टैंक जो होते हैं वो उनके दाएं बाएं लोग मौजूद हैं। तो अगर कहीं लता हुसैंडी जी को भी अगर कहीं मौका मिला मुख्यमंत्री पद का, तो वो कमतर साबित इसलिए नहीं होंगी क्योंकि उनका एक तो दीर्घ अपना अनुभव है और सारी चीजें, और जो है मतलब बड़े नेता भी उनको बड़ा मतलब कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कारण है कि जो भी अगर कहीं कोई पार्टी का कोई मैसेज है, कोई संदेश है, तो मतलब अगर कहीं लोगों तक जाए, उस पर अमल हो, तो लता जी की तरफ से किंतु परंतु जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। मतलब पार्टी उनके लिए सर्वोपरि है और वरिष्ठ नेता जो है उनके आदर के पात्र हैं, तो कहीं कुछ मतलब उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मोहन जी, मैंने फिर एक बात मैं दोहरा दूं कि उनके आजू बाजू थिंक टैंक की कोई कमी नहीं है। तो जब ये स्थिति रहे तो लता हुसैंडी जी जो है मतलब अच्छे से जो है सरकार चला पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लता हुसैंडी के कई प्लस पॉइंट भी हैं, कई माइनस भी हैं, लेकिन दावेदारों में उनका नाम जरूर शुमार है। मुरारी जी कितने सहमत हैं? एक बार लेकिन जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र वाजपेयी जी अगर जुड़े होंगे तो उनकी टिप्पणी लेकर फिर उनको विदा दे देंगे। राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी, लता हुसैंडी का नाम भी है बड़े दावेदारों में, आपका क्या मत है? कितनी संभावना देखते हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में लता हुसैंडी की? जी, इस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नई रीति और नीति के तहत चाल चल रही है और नए नए चेहरों को सामने ला रही है, तो ये माना जा सकता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। अब वो महिला चाहे सरगुजा से हो या बस्तर से हो या कोंडागांव से, लता हुसैंडी जो है वो भी एक दावेदार मानी जा सकती है। लेकिन लता हुसैंडी है बहुत सरल और सौम्य है, उनमें जो है एक आक्रामकता की कमी है और मुख्यमंत्री पद के लिए जो है हर तरीके का व्यक्तित्व होना बहुत जरूरी है। जहां पर आक्रामक होना चाहिए वहां आक्रामकता भी जरूरी है और इसके अलावा जहां पर सौम्यता जरूरी है वहां सौम्यता भी उसके लायक होनी चाहिए। तो लता हुसैंडी बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी दावेदार में इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है वो गेंद सरगुजा के पाले में जाएगी और हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री सरगुजा से भी चुनी जा सकती हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस समय काम कर रही है और जो नई रीति के अनुसार नए चेहरों को जो प्राथमिकता दे रही है, उसके अनुसार इस बार महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है, ये मैं मानता हूँ। ये ठीक है, चलिए ये विश्लेषण में बस्तर से हमारे साथ जुड़े थे राजेंद्र वाजपेयी जी। वो तो मानते हैं कि उनकी छवि ऐसी है, सौम्यता है, पार्टी के लिए वो लगातार डिवोटेड रही हैं, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड में भी उनके पिताजी विधायक थे, इसलिए एक मजबूत दावा बनता है। लेकिन ये
सारी चीजें कयास हैं और चर्चाओं में हम अलग अलग तर्क सुनने की कोशिश करें। मुरारी जी, आपका क्या तर्क है मुरारी ये लता हुसैन को लेकर? देखिए मोहन जी, लगातार 2 चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लता हुसैन जी के पर फिर विश्वास दिया और वो इस बार हाईकमान के विश्वासों पे खरे उतरी और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंत्री मोहन मरकाम जी को उन्होंने चुनाव हराया। बिल्कुल सही बात है, स्वाभाविक दावेदार हैं, महिला हैं, जैसे कि चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे इस बार तीनों राज्यों में कम से कम एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसा हम सब विश्लेषकों को या जानकारों को ऐसी उम्मीद है। उसमें लता हुसैन जी बिल्कुल उनका नाम चल रहा है और बिल्कुल पार्टी मेरे को लगता है गंभीरता से विचार भी कर रही होगी। लेकिन क्या है मोहन जी, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय अटल और आडवाणी युग था। 2003 में उस समय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व की सोच अलग थी, उस समय उनकी कार्य प्रणाली अलग थी, उनका काम करने का तरीका अलग था। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इनको देखिए आप, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपके योगी जी, ये किस तरह का मुख्यमंत्री का चयन कर रहे हैं। ये सब आप नाम पे जब विचार करेंगे, खुद शिवराज सिंह चौहान जी जब लो प्रोफाइल में रहते थे, अब अचानक वो भी बुलडोजर वाले फॉर्म में आ गए, तो मेरे को लगता है कि लता हुसैन जी बहुत अच्छी स्वाभाविक दावेदार होने के बाद भी, चूंकि वो सरल हैं, सौम्य है, फायर ब्रांड चाहिए, मतलब फायर ब्रांड लीडर खोज रही है भारतीय जनता पार्टी। लता हुसैन जी बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरलता, सौम्यता और आक्रामक बहुत ज्यादा ना होना, और फिर बस्तर से मुख्यमंत्री चुना जाएगा, इसमें मेरे को संभावना कम लगती है। चलिए, हमको क्योंकि दावेदारों की संख्या ज्यादा है तो छोटी संक्षिप्त टिप्पणियां लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। विष्णुदेव साय का नाम है दावेदारों में, अब जो नाम है विष्णुदेव साय का। विष्णुदेव साय वो नेता जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया। हम देखते हैं कि इनको कई बार अध्यक्ष बनाया गया, केंद्रीय मंत्री थे, वहां से हटा दिया गया, फिर अध्यक्ष बनाया गया, ऐन चुनाव के पहले फिर हटा दिया गया। हर बार पार्टी के एक निष्ठावान कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की तरह सर उठाकर इन्होंने ये सारी चीजों को स्वीकार किया और यही इनकी एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और इसीलिए विष्णुदेव साय का नाम भी प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। कुनकुरी से जीत कर आए हैं विष्णुदेव साय। ऐसी सीट जो कांग्रेस के पास थी उसे अपने कब्जे में किया। विष्णुदेव साय जुदेव परिवार से भी जुड़े रहे हैं। प्रतिक्रियाएं लेते हैं। विष्णुदेव साय ने जो पार्टी के लिए काम किया उसे क्या इनाम मिल पाएगा? अनिरुद्ध जी, कितना महत्वपूर्ण देखते हैं विष्णुदेव साय की दावेदारी को? निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी का जो है राजनीति में बहुत दीर्घ अनुभव रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री रहे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे। फिर जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से जिस तरह जो है अचानक उनको हटाया गया था, उसकी भी बड़ी व्यापक चर्चा हुई थी और मतलब उस समय जो है मतलब कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि एन आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी नेता को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिया। सारी चीजें थी, लेकिन समय करवट लेता है। आज विष्णुदेव साय जी जो है चुनाव भी जीत गए हैं और मुख्यमंत्री पद के दौड़ पे भी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए क्या है कि जो लता हुसैन जी को लेकर जो है हमारे जो है जो चर्चा में जो दो हमारे जो साथी हैं, उनकी लता हुसैन जी को जो शांत सरल ये जो है एक टिप्पणी आई। अब आज बात करें विष्णुदेव साय जी के साथ तो कहीं ना कहीं जो बात वहां पे भी जाके वही है, मतलब जो आक्रामक फायर ज्यादा सम्मता है जी, हाँ फायर ब्रांड वाली जो बात है वो चीजें हैं, तो फिर वहां पे जाके बात अटकती है। क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। फिर भारतीय कौन पार्टी नहीं चाहेगी कि जो है मतलब कोई ऐसा सोच के नहीं लगता कि 5 साल हमको जो है सत्ता में रहना है। वो तो लंबा हर पार्टी जो लंबी पारी खेलना चाहती है, कांग्रेस भी ये मान के चल रही थी कि अगली पारी उसकी होगी। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को विष्णुदेव साय जी के नाम पर बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, विष्णुदेव साय का नाम जरूर है लेकिन सोच विचार करना पड़ेगा। वाजपेयी जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, विष्णुदेव साय कितने मुख्यमंत्री बनने के चांसेस देखते हैं आप उनके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाने का प्रयास कर रही है। 2018 के चुनाव में भी यही सामने आया था और उसमें उनको सफलता भी मिली थी। इसके पश्चात वो अभी फिर से नए चेहरों को सामने लाया और नए चेहरों ने
बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दी है, तो निश्चित रूप से इस बार छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो भी नया चेहरा ही होना चाहिए मेरे अनुमान के हिसाब से। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति चल रही है और विष्णु साय जी जो है वो उनके उसमें खड़े उतरते हैं। लता उसेंडी और विष्णु साय दोनों पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री के पद के लिए जो एक आक्रामकता चाहिए, जो सौम्यता चाहिए, वो सारा मिला जुला एक जो मिश्रण है वो कहीं न कहीं इसमें कमी दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि रेणुका सिंह जी बहुत अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं और वो चूंकि उनको अनुभव भी है। नहीं, आएंगे उस मुद्दे पे आएंगे। विष्णुदेव साय को लेकर ये माने कि 10 में से 3-4 ही नंबर मिल पा रहे हैं आपकी ओर से? नहीं, मेरी ओर से नंबर नहीं, ये तो पार्टी का संगठन। नहीं, आप एक विश्लेषण के रूप में कितना चांसेस देख रहे हैं? चांसेस कम है? जी, मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार आदिवासी महिला मुख्यमंत्री को बिल्कुल, चलिए, भारतीय जनता ठीक है। मुरारी जी, जल्दी विष्णुदेव साय कितने खरे उतरेंगे? देखिए, विष्णुदेव साय जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन और सबसे बड़ी बात मोहन जी, डॉक्टर रमन सिंह जी के बहुत करीबी हैं। बिल्कुल। एक बात हम सबको याद रखनी, फायदा होगा कि नुकसान होगा इसका? नहीं, देखिए दोनों स्थिति है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा कि हमको डॉक्टर रमन सिंह जी या उनके करीबियों को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमको एक नई धारा तलाश करनी है, एक नए धारा के व्यक्ति को लेके आगे बढ़ना है और एक नया सूत्रपात करते हुए नए नेता को बनाना है, तभी ये सब नाम किनारे किए जाएंगे। नहीं तो अच्छा, दूसरा विष्णु साय जी कंवर समाज से आते हैं, बिल्कुल, ये ध्यान रखना मोहन जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गौड़ समाज 70%, 80% आदिवासियों में गौड़ समाज की संख्या है और विष्णुदेव साय जी कंवर समाज से आते हैं। ये भी ये देखना पड़ेगा कि किन कारणों से इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। क्या पार्टी को ये लगता था कि ये हमारे चुनावी रणनीति में चुनाव जिताने में सक्षम हो पाएंगे कि नहीं? बहुत सारे इशू हैं, लेकिन नेता बड़े हैं, बहुत शानदार नेता हैं, बड़े लोकप्रिय नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, रेणुका सिंह का नाम अब चर्चा में लाते हैं और रेणुका सिंह जो कि प्रबल दावेदार के रूप में सामने आई हैं। कई विश्लेषकों ने तो उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया था, कई टीवी चैनल तो उनके नाम की पट्टी भी चला चुके थे, लेकिन अभी भी दावेदार के रूप में सामने हैं। कितना उन्हें आंकते हैं हमारे विश्लेषक? टिप्पणियों का दौर शुरू करते हैं। अनिरुद्ध जी, रेणुका सिंह महिला, आदिवासी, केंद्रीय मंत्री छोड़कर, सांसदी छोड़कर चुनाव लड़ी हैं। देखिए, रेणुका सिंह जी जो आक्रामक नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, रेणुका सिंह जी विधायक थी और रविंद्र चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थे उस समय में। तो रविंद्र चौबे जी ने जो है वहां पे रेणुका सिंह जी के लिए झांसी की रानी का शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब ये मुझे आज भी याद है। तो झांसी की रानी, फिर आप समझ सकते हैं कि मतलब उनमें कितनी आक्रामकता होगी। लेकिन जहां तक कि देखिए क्या है कि रेणुका सिंह जी की जो बात है, तो फिर मैंने विष्णुदेव साय जी के बारे में जो बात की, मैं रेणुका सिंह जी आग और पानी हो गए, ये तो एक तरफ आग और पानी बात मैं वही कहने जा रहा हूँ मोहन जी, कि सामने अभी लोकसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब है कि विधानसभा चुनाव में भी जो है लोकसभा चुनाव के मुद्दों को भी कहीं ना कहीं शामिल करती थी। आप मोदी जी के जो भाषण सुने होंगे और अमित शाह जी के सुने होंगे, तो फिर यहीं पे एक प्रश्न आएगा कि अगर ये लोकसभा चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं सीटों का नफा नुकसान कितना होगा, क्या होगा, ये गणित चल रहा होगा। और अगर ये गणित पे भारतीय जनता पार्टी बहुत विचार कर रही होगी, तो जो स्थिति जो है मतलब है कि देखिए क्या है कि इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि एक पार्टी में सहमति और असहमति होती है। तो प्रश्न है कि पार्टी के भीतर रेणुका सिंह जी के नाम को लेकर कितनी सहमति है। ठीक है, चलिए, कितनी सहमति होगी। और वाजपेयी जी तो पहले ही बता चुके हैं रेणुका सिंह जी प्रबल दावेदार हैं। क्या कारण देखते हैं वाजपेयी जी आप इसके पीछे? देखिए, रेणुका सिंह जी एक बहुत कुशल प्रशासक हैं, ये उनने साबित भी किया है। केंद्र में राज्य मंत्री भी रही है, ड्रॉप भी हो चुकी है मंत्री के रूप में। रमन सिंह ने ड्रॉप भी किया था। हाँ जी, और दूसरा ये है कि रेणुका सिंह बहुत अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो सकती है। बस अगर कोई एक बात रेणुका सिंह के खिलाफ जाती है, उसको माइनस पॉइंट उनका माना जाए, तो रेणुका सिंह जो है वो थोड़ा सा रफ टफ है। तो राजनीति में थोड़ा सा चुहलबाजी और किसी भी बात को घुमा फिरा कर बोलने का चलन है। तो रेणुका सिंह जो है रफ टफ है, यही एक उनके लिए सीधा सीधा बोल देती है। बिल्कुल ठीक है। मुरारी जी,
ये तो आग अंगारे हैं, अंगारे कैसे होगा, इनको क्या सह पाएगी भाजपा इनको अगर बना दिया जाएगा तो? देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी अंगारों के खेलने के खिलाड़ी जी मोहन जी। अरे वो खेल लेंगे, छत्तीसगढ़ खेल नहीं हाँ, पाएगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शुरुआत मैं करता हूँ भरतपुर सोनहट से। भरतपुर सोनहट कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे गुलाब कमरो, बहुत मजबूत प्रत्याशी थे मोहन जी। और मैं बता रहा हूँ, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी श्याम सिंह मरकाम को प्रत्याशी बनाया। अगर रेणुका सिंह जी भरतपुर सोनहट से नहीं लड़ती या पार्टी इनको नहीं लड़ाती तो मान के चलिए भरतपुर सोनहट भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती। अब इनके पक्ष में क्या क्या बातें आती है मैं बताना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। एक, ये गौड़ समाज से है, इनका पालन और इनका जो राजनीतिक या इनका स्कूली जीवन या कॉलेज जीवन मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहडोल एरिया में हुआ है और इनका काफी प्रभाव मध्य प्रदेश की इस आदिवासी इलाके में है। फिर सरगुजा आपका झारखंड से लगा हुआ है, सरगुजा आपका उड़ीसा से लगा हुआ है। और आपको एक बात बता रहा हूं मोहन जी, ये कार्यकर्ताओं के लिए आर पार लड़ाई लड़ने की ये इनकी तरीका रहा है। मैं कभी से मिला नहीं, मैं रेणुका सिंह जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता भी नहीं मैं, लेकिन अगर आप इनको समझेंगे या जानने का प्रयास करेंगे, एक ये गौड़ समाज से हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, कई बार विधायक रही हैं और इनके बनने से, इन गौड़ समाज की इस महिला के चीफ मिनिस्टर बनने से आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आदिवासियों को साध सकती है। झारखंड में जो भी चुनाव होने वाले हैं मोहन जी, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत जूझ रही है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। और उड़ीसा में भी आदिवासी इलाकों में रेणुका सिंह के चीफ मिनिस्टर बनने से और महिला को जो मुख्यमंत्री बनाने का जो चल रहा है, दूसरे प्रदेशों में तो लाभ होगा, छत्तीसगढ़ में क्या इसका कुछ रिएक्शन मत हो जाए बस। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं मोहन जी, छत्तीसगढ़ में आप मान के चलिए किसी भी नए चेहरे को आप सीएम बनाएंगे तो बड़े नेता आसानी से स्वीकार नहीं करने तो वाले, इनको स्वीकार करेंगे और रेणुका सिंह को तो स्वीकार करेंगे नहीं। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ और शायद ये इनकी ताकत है। मेरे को ये भी लगता है कि कई नेता इनके नाम से लॉबिंग भी ना शुरू कर दिए हो कि रेणुका सिंह जी मत बनना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की पहली पसंद, देखिए वाजपेयी जी बस्तर में बैठे हुए हैं, वो भी नहीं जानते होंगे कि रेणुका सिंह कौन है, लेकिन वाजपेयी जी जैसे अनुभवी पत्रकार भी रेणुका सिंह का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की राजनीति के लिए रेणुका सिंह जी को ज्यादातर लोग स्वाभाविक मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं बनते तो ठीक है। चलिए अब उस नाम की चर्चा कर लेते हैं जिस नाम की चर्चा लगातार बनी हुई है और बीजेपी का एक पैटर्न भी रहा है, जिसके नेतृत्व में चुनाव उसको ताज दिया जाता है, उसके सर पर सेहरा बांधा जाता है। अब वो नाम है अरुण साव का। अरुण साव एक बड़े दावेदार के रूप में सामने आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो ऐसा लगता था कि भाई अभी सरकार तो बनती नहीं दिख रही है, 35 पार होगा कि नहीं होगा ये भी साफ नहीं था। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है उसमें अरुण साव दावेदार नंबर हमारे 4 और उसकी चर्चा आप करते हैं। दावेदार नंबर 4 अरुण साव लोरमी से जीत के आए हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, एबीवीपी में से अपना करियर राजनीतिक उन्होंने शुरू किया है। अब एक बड़े चेहरे के रूप में आए क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लीड कर रहे थे भाजपा को, सरकार बन चुकी है। टिप्पणी का दौर शुरू करते हैं। दुबे जी, आपका क्या कहना है? अरुण साव ओबीसी चेहरा, बड़ा नाम, बिलासपुर रीजन से आने वाले, सब टाइप से सुटेबल बन रहे हैं, पर पहली बार के विधायक। आपने संघ और वीहीपी का उल्लेख किया, मतलब विश्व हिंदू परिषद। अगर कहीं आप अपनी शुरुआत यहाँ से करते हैं तो वहां पे आपको बहुत काम करना पड़ता है। जब आप काम पढ़ते हैं तो आगे की राह खुलती है। तो मतलब एक है कि अरुण साव जी में कर्मठता के गुण जो है शुरू से रहे, और दूसरी बात फिर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति में भी रहे। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में उन्होंने जो है प्रैक्टिस की। जब हाई कोर्ट में कोई वहां पे प्रैक्टिस करता है, कोई वकील वहां पे, जो ये मान के चलिए कि मतलब एक है कि किस बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना, शायद उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है वो हाई कोर्ट में ही हो गई रही होगी। तभी मोदी जी और अमित शाह जी की जो भी सभाएं हुई अभी इस विधानसभा चुनाव में, तो उसके पहले अमित शाह जी का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में संबोधन होता था मोहन जी। और आप उनके हर संबोधन को यदि सुने होंगे तो उसमें भी एक भी अतिरिक्त जो है अनर्गल जो है बातें उसमें कहीं दिखाई नहीं देती थी।
संक्षिप्त भाषण होता था और पूरे मुद्दों के साथ होता था और जोशीला अंदाज उनका दिखता था। रही बात संगठन की, तो निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ उन्होंने दौरा किया, आप कहीं उसका आकलन कम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एक मतलब उनमें भी सहजता है, उनमें भी सरलता है। आपने भी कभी बात की होगी, मैंने भी बात किया है उनसे, जो प्रतीत होता है तो मतलब है ठहर जाते हैं, बिल्कुल पूरे मतलब है ना सोच समझ कर जवाब देते हैं और एक चेहरे में जो है मुस्कुराता हुआ भाव रहता है। तो उससे उनसे जो मुलाकात होती है वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को संतुष्ट करती है, मीडिया वालों को। बिल्कुल। अब ये सारी चीजें तो डॉक्टर रमन सिंह जी की बात से आपने शुरुआत की, तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, तो अगर कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी की अगर कहीं बात को हम देखें तो फिर कहीं कमी तो अरुण साव जी पे भी नजर नहीं आती। और रमन सिंह भी ऐसे ही थे उस तरह। ऐसे ही थे। और मेरी जो कोई व्यक्तिगत राय पूछता रहा है तो मुझे कहने में मोहन जी कोई गुरेज नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत मत अगर कहीं आप बात करें तो मैं समझता हूं कि अरुण साव जी से कोई मतलब 7 नामों की बात कर रहा हूं ना मैं। वैसे बहुत मतलब बहुत गुणी लोग, अजय चंद्राकर जी भी हैं, ब्रिजमोहन जी भी हैं, अनुभव संपन्न बहुत सारे नेता हैं, लेकिन बात आज 7 लोगों की हो रही है, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अरुण साव जी से बेहतर नाम आज की तारीख में मुख्यमंत्री के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। चलिए वाजपेयी जी, अरुण साव कितने खरे उतरेंगे आपके पैमाने में? जहाँ तक अरुण साव जी ने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दौरा किया था, बस्तर का भी दौरा किया था उन्होंने, और जिस तरीके से हमने उनके बारे में देखा सुना तो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, कर्मठ हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं वो ये है बात कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार छत्तीसगढ़ में कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने लाएगा, जिसके बारे में अपन ने सोचा भी नहीं होगा। और जहां तक प्रदेश के जो फ्रंट लाइन के नेता हैं उनको कोई दरकिनार नहीं कर रही है पार्टी, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, चाहे संगठन में हो या केंद्र में हो, कहीं न कहीं हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस बार छत्तीसगढ़ को नया चेहरा मिलेगा मुख्यमंत्री के रूप में, और नए चेहरे पर गांव जरूर खेलेगी भाजपा। ठीक है, बिल्कुल नया चेहरा है, ओबीसी भी है, साहू भी है, तो कई तरीके से सुटेबल है। साथ ही संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं, वकील हैं, प्रशासनिक रूप से भी काम करने का अनुभव है उन्हें, तो कई चीजों में उनके कसौटी में कसा जा सकता है। चलिए अरुण साहू जी के बारे में मुरारी मिश्रा जी की क्या राय है जान लेते हैं। देखिए, एबीवीपी से राजनीतिक जीवन शुरुआत करने वाले फिर राजेश मुड़त जी के युवा मोर्चा में ये प्रदेश में महामंत्री थे मोहन जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे, नियमों पे और उनके संस्कृति पे रचने बसने वाले ये नेता हैं अरुण साव जी। हाईकोर्ट के वकील हैं, लेकिन मामला सब कुछ सटीक होने के बाद भी देखिए, ओबीसी में सबसे बड़े समाज से आते हैं, कोई दो राय नहीं है, बिलासपुर के क्षेत्र से आते हैं, भारी मतों से चुनाव जीते हैं। लेकिन मामला इनका मैं कहां फंसते हुए देखता हूं मोहन जी, 2 बातें मेरे को लगती हैं। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बन जाएगा तो फिर छत्तीसगढ़ में ओबीसी सीएम कैसे बनेगा? मैं फिर आपको शुरुआत में ही बोला था कि अगर राजस्थान में सामान्य वर्ग आदमी सीएम बनता है और मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी बनेगा तो मान के चलिए छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम बनने की संभावना ज्यादा है, बस उसी समीकरण में। और एक अंदर की बात जो मैं इसमें कितनी सत्यता मैं नहीं जानता कि इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मोहन जी भारी सक्रिय है, पार्टी में कोई दो राय नहीं, मजबूती से लड़े, होनहार हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर के नेता आए थे यहाँ बड़े नेता प्रभारी बन के, तो इनके इर्द गिर्द कुछ जो रिटायर्ड अधिकारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अरुण साव के नहीं, इनके ऊपर नहीं, इनके आजू बाजू जो अधिकारी घूमे और वो खुद घूमे, किसके कारण घूमे ये जानकारी तो खैर बाद में आएगी। एक बड़ा माइनस पॉइंट चर्चा का केंद्र बिलासपुर क्षेत्र में बना कि जो पुराने रिटायर्ड अधिकारी थे जिनके ऊपर भारी भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो इनके इर्द गिर्द दिखने लगे, झूमने लगे। और शायद इससे एक हमारे प्रभारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक प्रभारी शायद इस चीज को बड़ा नाराजगी व्यक्त किए पार्टी के अंदर कि ये ठीक नहीं है, ये सिलसिला अच्छा नहीं दिखता। लेकिन इसमें कहीं से भी अरुण साव जी की सहमति होगी मैं नहीं मानता, कहीं से कोई दो राय नहीं है, स्वाभाविक दावेदार है। संकेत मिलते ही पावर के करीब आने लग गए ऐसे लोग। हाँ, घेर लिया गया था। देखिए क्या है मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी खासकर मोदी जी बिल्कुल एक रत्ती भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। ये ऐसा नेता आगे बढ़ाएंगे जिससे इनको लोकसभा में फायदा हो। और एक
आने वाले 5 साल की राजनीति को नहीं देख रहे मोहन जी। ये सरगुजा का नाम हम लोग बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सरगुजा से झारखंड जुड़ा हुआ है, सरगुजा से उड़ीसा जुड़ा हुआ है और सरगुजा से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। याद रखिए आप, बस्तर से तेलंगाना जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से बस्तर से महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है और बस्तर से आपका आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है, तेलंगाना जुड़ा हुआ है। वहां पे बीजेपी के नेताओं के, बस्तर के नेताओं का उस स्टेट में प्रभाव नहीं है, लेकिन सरगुजा के नेताओं का इन 3 स्टेट में जबरदस्त प्रभाव तो है। अरुण साव की संभावना क्या देखें? धूमिल है? नहीं, देखिए ये पावरफुल मंत्री रहेंगे, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार में इनका मेन रोल रहेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस नाम की चर्चा जो कि मोदी जी के फार्मूले में फिट बैठती है। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं महिला दावेदार, वो दावेदार जिसकी चर्चा लगातार बनी हुई है लेकिन वो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। वो है पत्थलगांव की विधायक गोमती साय। ये सांसद रही हैं, सांसदी से इन्होंने इस्तीफा दिया है, अब छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगी। जब इनको लोकसभा का सीट का टिकट मिला था तब भी ये बात आई थी कि ऐसी लो प्रोफाइल महिला को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है जो कि जसपुर से आती हैं और वहां से इन्होंने सफर शुरू किया था राजनीति का एक जनप्रतिनिधि के रूप में। अब इनका नाम सामने है दावेदार मुख्यमंत्री की। कितना सहमत है हमारे विशेषज्ञ? एक एक करके प्रतिक्रिया का दौर शुरू करते हैं। दुबे जी, आपसे शुरुआत करते हैं। तो गोमती साय क्या माना जाए, कुछ संभावना दिखती है आपको? देखिए, जहां तक मोहन जी मेरा ये मानना है कि अब वो लगेगा आपको कि कैसा प्रसंग मैं कैसा जोड़ रहा हूँ। ये तो वही स्थिति हो गई कि जब राष्ट्रपति यहाँ पे बनाने की बात थी तो द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा से, फिर यहाँ हमारी जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके जी, बिल्कुल 2 नाम चल रहे थे। अब इसमें से किसको बनाना है? अब वही कोई मिलती जुलती स्थिति यहाँ पे आ गई है, रेणुका सिंह जी या फिर गोमती साय जी। लेकिन एक चीज है कि जो जिन 7 नामों को आपने चर्चा में आज शामिल किया है उनमें मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मैं अलोकप्रिय नहीं बोलूंगा गोमती साय जी को, लेकिन ये कि गोमती साय जी का जो नाम चर्चित नहीं है, चर्चित नहीं है, अपरिचित सा नाम है। और दूसरी बात क्या है कि ठीक है कि राजनीति में चौंकाने वाले निर्णय होते हैं, लेकिन इतना भी चौंकाने वाला जो है कदम राजनीति में नहीं होना चाहिए कि जिससे कहीं कुछ मतलब है ना उसके दूरदर्शी परिणाम सामने आए। तो मैं समझता हूँ कि गोमती साय जी को मतलब अवसर तो उनके पास बहुत रहेंगे और बड़ा अवसर रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री जैसा जो है इतना बड़ा पद वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है गोमती साय जी को लेकर कोई रिस्क लेगी। ठीक है, गोमती साय को सामने करने का रिस्क भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही पीछे से अंत्योदय करने की शैली रही है मोदी जी की। ऐसा खोज के वो कैंडिडेट देते हैं कि आदमी सोचता है इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, और इसीलिए हमने गोमती साय को भी सामने रखा है। महिला भी है, सांसद भी रही हैं और एक तरीके से उस पूरे सूटेबल फार्मूले में बैठती है जो कि बीजेपी आजकल अडॉप्ट कर रही है। वाजपेयी जी, आपकी क्या राय? देखिए, जहाँ तक गोमती साय जी का सवाल है, मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित नहीं हूँ, न मैं उनकी कार्यप्रणाली को जानता हूँ और न ही उनको उनमें क्या खूबियां हैं मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन ये जरूर है कि महिला मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और करेगी भी। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें प्रदेश के किसी भी दिग्गज नेता के चेहरे को सामने नहीं रखा गया है। केवल मोदी और अमित शाह ने जो प्लानिंग की, मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के वायदे पर जो जनता ने, मतदाता ने भाजपा को वोट दिया और भाजपा को स्पष्ट रूप से इतना बहुमत दिया कि वो स्वतंत्र रूप से सरकार बना सकती है। तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कहा जाए स्पष्ट तो मुद्दा विहीन थी। उसके बाद मुद्दे कई थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के नेता कैश नहीं करा पाए। लेकिन मोदी और अमित शाह ने जो यहाँ सभाएं की और उसमें जो कुछ भी बोला छत्तीसगढ़ में, जनता ने उस पर भरोसा किया। और बस्तर की जहाँ तक बात है तो बस्तर में पहले 11 सीट हुए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी और एक बाई इलेक्शन जो हुआ था वो सीट भी, तो पूरी 12 की 12 सीट कांग्रेस की झोली में थी। लेकिन इस बार 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने ली है। तो ये कहा जाता है कि बस्तर जिसके साथ सरकार उसके द्वार। तो ये भी माना जा सकता है कि महिला मुख्यमंत्री के रूप में लता उसेंडी का दावा भी है। और उसके अलावा मैं जहां तक समझता हूँ रेणुका
चौधरी जो है वो ज्यादा इसके दावेदार मानी जा सकती है, क्योंकि वो काफी उनमें एक्सपीरियंस भी है, कर्मठता भी है, और एक तरीके से वो शासन प्रशासन को बड़ी कुशलता से चला सकती हैं। तो अगर महिला आदिवासी महिला मुख्यमंत्री बनाई जाती है तो इन दोनों की दावेदारी प्रमुख होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई नया चेहरा जो वो संभवतः आदिवासी हो सकता है वो चेहरा, तो उस चेहरे को लाकर भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहेगी। आएंगे बस्तर का एक चेहरा और बाकी है, तो उस पर आपकी राय लेंगे केदार कश्यप का। लेकिन अभी गोमती साय, मुरारी जी, गोमती साय, जल्दी, समय की कमी है थोड़ा जी। देखिए, गोमती साय जी जिला पंचायत की राजनीति से ऊपर उठी, शायद जिला पंचायत सदस्य तो थी, अध्यक्ष भी थी और फिर सांसद बनी। लेकिन मोहन जी बहुत लो प्रोफाइल महिला है। मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी, अगर आप बोलेंगे कि महिला ट्राइबल को बना रही है तो निश्चित रूप से इनका नाम आ रहा है, क्योंकि हवा यह है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में महिला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इसी कारण इनका नाम है। अगर आप अच्छे मुख्यमंत्री बनाने का नाम चलता तो क्या बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार से एमएलए बने हैं, क्या उनका नाम आता? सरोज पांडे जी का भी नाम आता, अजय चंद्राकर जी, क्या उनकी प्रतिभा किसी से छिपी है? लेकिन चर्चा आप भी जो 7 नाम चुने हैं, तो गोमती साय का नाम आप इसलिए चुने क्योंकि वो ट्राइबल है और सरगुजा और सांसद है। इसलिए देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी क्या करेंगे ये कुछ नहीं बोल सकते। गोमती साय एक बहुत अच्छी महिला है, राजनीतिक रूप से भी अच्छा, जिला पंचायत में राजनीति करी, सांसद में रहते हुए भी अपना छाप छोड़ी। लेकिन अब ये देखना ही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से मोदी और अमित शाह की कार्यशैली है कि वो फायर ब्रांड लीडर चाहते हैं तीनों स्टेट में, उस कैलकुलेशन में गोमती साय जी फिट नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो अभी वक्त का तकाजा भी है कि एकदम से सरकार बनी और फायर ब्रांड नेता भी सामने आ जाए, ये भी शायद उचित नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है गोमती साय का इंटरव्यू मोदी जी ने लिया है, इसलिए भी ये संभावना है कि गोमती साय जैसा चेहरा आगे करके पीछे से जो बड़े अनुभवी लोग हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाए। तो ये रही गोमती साय के बाद। अब आखिरी नाम, जो 7वां नाम हम चर्चा में लगातार सुन रहे हैं, वो केदार कश्यप के रूप में हमने उसे चुना है। केदार कश्यप बलीराम कश्यप के पुत्र। बस्तर में जब बीजेपी का कोई ध्वजवाहक नहीं था तो इस परिवार ने बीजेपी को संभाला, और इसी की वजह है कि बस्तर में एक मजबूत गढ़ और एक मजबूत पकड़ जो है वो बीजेपी की हमें देखने को मिलती है। तो केदार कश्यप को भी हमने अपने दावेदारों की लिस्ट में शामिल किया है। केदार कश्यप नारायणपुर से जीत कर आए हैं और पिछले 15 साल की जब बीजेपी की सरकार थी उसमें अहम पदों में मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सबसे पहले वाजपेयी जी की टिप्पणी लेता हूँ। वाजपेयी जी, केदार कश्यप की कितनी संभावना देखते हैं, कि क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से खरा उतरेंगे दावेदार के रूप में ये? देखिए, जहाँ तक केदार कश्यप जी का सवाल है, वो बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो कांग्रेस सरकार के नीति रीतियों को लेकर खामोशी धारण करके रखे थे। वहाँ एक बक्सर से केदार कश्यप ने भी बहुत आवाज बुलंद की थी और उन्होंने हर कांग्रेस के हर उस मुद्दे का विरोध किया जिसमें उनको लगा कि ये मुद्दा जो है जनहित में नहीं है। तो केदार कश्यप ने बड़ी दिलेरी से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखा, और ये माना जा सकता है कि केदार कश्यप निश्चित रूप से बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन मेरी जहां तक धारणा है, मेरी जहां तक समझ है, केदार कश्यप जी को मुख्यमंत्री शायद ही बनाया जाएगा। ठीक है, केदार कश्यप जी को शायद ही बनाया जाएगा, दावेदार के रूप में जरूर सामने हैं। दुबे जी, क्या आकलन है केदार कश्यप को लेकर? देखिए, जहां तक है केदार कश्यप जी की बात है तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का 3 कार्यकाल रहा और तीनों कार्यकाल में केदार कश्यप जी मंत्री रहे, और फिर वो उस नेता के बेटे हैं जिसका नाम होता था बलीराम कश्यप जी। मतलब ये कि बस्तर के शेर माने जाते थे। हालांकि संबोधन बाद में महेंद्र कर्मा जी के साथ जुड़ा, लेकिन बलीराम कश्यप जी की अपनी क्वालिटी थी। फिर वो उस परिवार में जो है ऐसा केदार जी ही नहीं रहे, दिनेश कश्यप जी भी वहां पे सांसद चुने गए। इनके एक और भाई थे जिनको नक्सली हमले में जिनकी शहादत हो गई, तानसेन कश्यप, उनका भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव था। तो इनका जो बैकग्राउंड तो बहुत मजबूत है। लेकिन जो दावेदारों की जो चर्चा होती रही, अभी जैसे वाजपेयी जी ने भी कहा, तो निश्चित रूप से जो इतने प्रबल रूप से जो है केदार कश्यप जी का नाम उभर कर सामने नहीं आया। मतलब ये भी हो सकते हैं
तो जब हो सकते हैं तो ये माना जाता है कि मतलब ये संभावनाएं कम है। बात यह है कि प्रबल दावेदार कौन है, तो फिर वो तो रेणुका सिंह जी, अरुण साव जी और एक हम जो और नाम की जो चर्चा की है डॉक्टर गोमती साव जी और रमन सिंह जी भी, तो ये 4 प्रमुख है तो हो सकते हैं वाली बात है। इसलिए मुझे लगता है कि केदार कश्यप जी का जो है मतलब नाम जो है अच्छा, परिवारवाद का भी एक आरोप लग जाएगा जो कि फिट नहीं बैठती बीजेपी। परिवारवाद का आरोप, बड़ा मंत्री पद मिलेगा इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा सा शंकित हूँ मुख्यमंत्री पद को लेकर। मुरारी जी आपका क्या आकलन है? साथ ही हमने एक नाम शामिल नहीं किया है क्योंकि वो अधिकारी से नेता बने और उसके बाद पहली बार जीत के आए हैं, तो हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए नहीं बनाया जाए जैसे संशय है, उप मुख्यमंत्री की बात आ रही है, उसको भी जोड़ते हुए आप विश्लेषण कर दीजिएगा। विचार नेताम जी की भी थी। बिल्कुल, केदार कश्यप और बाकी नाम को देख लेंगे। ठीक है, आप बताइए। देखिए मोहन जी, केदार कश्यप जी 50 साल की उम्र के एक युवा नेता हैं। इनके परिवार ने शहादत दी, नक्सलियों से लड़ते रहे। बलिराम कश्यप जी को कौन नहीं जानता, सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से नहीं पूरा भारत जानता है, और भाजपा के प्रति समर्पित लोग हैं। और केदार कश्यप जी एक ऐसे नेता हैं मोहन जी, जब बस्तर के बड़े बड़े नेता हारने के बाद रायपुर आके बढ़ गए थे, लेकिन लगातार ये बस्तर में संघर्ष करते रहे। योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं, होनहार में कहीं कोई कमी नहीं, अनुभव में बिल्कुल कोई कमी नहीं, लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या होनहार और योग्यता ही एक पैमाना होगा? क्या बृजमोहन अग्रवाल से योग्य भारतीय जनता पार्टी में योग्यता में क्या उनकी कमी है? क्या ओपी चौधरी जिनके बारे में आप इशारा कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे पहलुओं पे नजर रख रही है। क्या अजय चंद्राकर जी में कोई कमी है? क्या सरोज पांडे जी में भी कोई कमी है? क्या अरुण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मापदंड भी है, और कहीं कहीं पे भी एक दुखद पहलू भी आ जाता है सामने, जब इतने बड़े बड़े नेता लाइन से मुख्यमंत्री बनने के काबिल हो, उनमें से एक को मुख्यमंत्री बनाना एक बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, केदार कश्यप एक ऐसे नेता है मोहन जी, जिनके मुख्यमंत्री बनने से पूरा छत्तीसगढ़ खुश होगा, एक एक भाजपा का कार्यकर्ता खुश होगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी बस्तर से मुख्यमंत्री बनाएगी? प्रश्न यही है। अगर बनाएगी तो बिल्कुल बनाएगी, फिर मध्य छत्तीसगढ़ से क्या बनाएगी? तो बिल्कुल अरुण साव जी और रमन सिंह जी बड़े नेता हैं। लेकिन फिर अंत में मैं यही बोलूंगा, सबका आकलन करते हुए बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, सरोज पांडे जी, अरुण साव जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, गोमती साह जी, रेणुका सिंह जी, सबका आप आकलन देख लीजिए। 3 स्टेट के मुख्यमंत्री चुनेगी भारतीय जनता पार्टी। मेरे को एक लगता है कि छत्तीसगढ़ में ही महिला चुनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान में महिला चुनी जाएगी कि नहीं चुनी जाएगी इस पे संशय है। छत्तीसगढ़ में अगर शिवराज सिंह को रिप्लेस करते हैं तो मध्य प्रदेश में तो मान के चलिए उनके बदले ओबीसी ही नेता आएगा, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो या और कोई भी हो। प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी। दुबे जी, आखिरी में आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी कर लेते हैं। राम विचार और ओपी चौधरी संभावना है या नहीं है? देखिए क्या है कि मैं इच्छा की मोहन जी, मैं इच्छा वाली बात नहीं है, मतलब अलग कर दीजिए। चर्चा तो है, चर्चा में शामिल करिए। ओपी चौधरी की भी कई लोग सोशल मीडिया में खासतौर पर भयंकर चर्चा चल रही है। ओपी चौधरी जी खुद नहीं चाहेंगे अभी मुख्यमंत्री बनना। कारण है कि वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है मतलब अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी और अमर अग्रवाल जी, उन सबको तो सर कहा करते थे। फिर कई IAS और IPS हैं कि जिनको वो सर कहा करते थे। जब इतने सारे लोग सर कहने के लिए उनके सामने इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत जो है मतलब है ना कुछ असहजता महसूस करेंगे। तो जान रहे हैं उम्र मेरे साथ है तो मैं आगे जाके कर लूंगा, वो मंत्री पद स्वीकार कर लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। फिर रमेश बैस जी की भी चर्चा चल रही थी मोहन जी, अचानक रमेश बैस जी का नाम आया कि बुलाया जा सकता है और बनाया जा सकता है, बैठाया जा सकता है। उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि रमेश बैस जी आए तो एक अच्छा बढ़िया चेहरा हो सकते हैं। सौरभ पांडे जी की भी नाम की चर्चा थी, तो वो भी काबिल प्रशासक है, तो उसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। राम विचार नेताम जी जिनका मैं जिक्र किया, तो वो भी सरगुजा क्षेत्र से बड़े आदिवासी नेता हैं, तो उनका भी नाम चलते रहा। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नाम समा गए हैं कि तय कर पाना मुश्किल हो रहा है मोहन जी। और आखिरी लाइन ये कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो है 3, 8, 13, 18 के जो चुनाव हुए तो उसमें दावेदार 4 से ज्यादा नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 8 से 10 चेहरे जो एक साथ उभर आ रहे हैं। क्या जोड़ेंगे इसमें, ऐड करेंगे कुछ? बस एक ओपी चौधरी जी के बारे में बोलना चाहूंगा, निसंकोच
वो एकदम अपने पीक पॉइंट में इस्तीफा दिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोहन जी, ये देखा जाता है हिंदुस्तान के राजनीति में कि IAS IPS एकदम से की पोस्ट में बैठाता कोई पार्टी इतनी जल्दी नहीं है। अभी उनको मंझना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एकदम अफसरशाही हावी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम किनारे हो जाए और IAS IPS का ही सरकार यहाँ पे बन जाए। ये खतरा मोल भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। इसलिए OP चौधरी जी को आपने ठीक किया, अभी उनको मंझना पड़ेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उनको और मांझेगी और उनको अच्छे से पकाएगी, तपाएगी, तब कहीं आगे चल के उनकी संभावना बनेगी। बिल्कुल। चलिए, हमने 7 दावेदारों पे चर्चा कर ली और जो अन्य नाम थे उनको भी चर्चा में लाकर जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी कितनी संभावनाएं हैं। अब भाजपा क्या पत्ते खेलती है, किस तरीके के वो राजनीति में मूव करती है, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। लेकिन जो 7 दावेदार हमारी निगाहों में थे उनको हमने एक एक विशेषज्ञ की कसौटी पर कस के जानने का प्रयास किया। अब हमें इस बात का इंतजार है कि वो चेहरा कौन होगा जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सेहरा बंधेगा। तो इंतजार इसी बात का है, इंतजार लगातार पूरा प्रदेश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। जब नाम घोषित होगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र वाजपेयी जी जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुरारी मिश्रा जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।